रेगुलर तरीके से डेली होनी चाहिए, और टॉपिक वाइज आप लोगों के क्वेश्चंस वो सॉल्व हो जाने चाहिए। एक दो क्लास बाद मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि किस किताब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। आज नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि आज टॉपिक पढ़ना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट and one of my favorite subject that is known to be as the soil mechanics. Soil mechanics को शुरू करने से पहले मैं आपकी तरफ से बस ये चाहूंगा, एक दो बच्चे मेरे को जस्ट अपना माइक ऑन करके ये बता दीजिए, मेरी आवाज आप लोगों तक अच्छे से आ रही है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं अपने नए वर्ड से, दैट इज कॉल्ड सॉइल। देखिए हिंदी में मेरा अनुरोध है आप सभी से कि जो आपने स्क्रीन पर अभी लाइन खींची है प्लीज इसको मिटा दो। देता है हम लोगों को, प्लीज आप इसको मिटा दीजिए जिसने भी ये खींची है। हेलो सर। पता नहीं है तो मैं मिटा नहीं सकता। हेलो हेलो सर, किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, उनको जरा प्लीज क्लियर कर दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करो, ज्वाइन ऑडियो पे। भाई जिसको भी वॉइस नहीं आ रहा ना, आप ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करो एक बारी। चले स्टार्ट करें ना अपन। सर मेरी ये होस्टिंग डिसेबल हो गई है, प्लीज आप इसको एनेबल करेंगे? चल, तो अभी मेरे पास यहाँ पर बात आती है कि सॉइल क्या होता है। बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। सॉइल इज डिफाइंड एज, हमको पता है मिट्टी, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में इस नाम से हम इसको नहीं जानेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, और हमारे पास वो मटेरियल जो दो काम करता है। वो कौन कौन से दो काम होते हैं? एक होता है लोड को सहना, लोड बियरिंग करता है, और एक लोड को ट्रांसफर करता है। जो ये दो काम करता है और उनका एक स्पेसिफिक साइज होता है, उस पर्टिकुलर पार्टिकल को हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लीज यार अपना माइक ऑफ करिए आप जो भी ऑन है। सर आप अपने साइड से भी कर सकते। हाँ कर दिया मैंने। तो सॉइल क्या है? सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जो लोड बियरिंग करता है। बियरिंग का मतलब होता है सहना, लोड को ट्रांसफर भी करता है, और उसका एक साइज स्पेसिफिक होता है, उसको हम सॉइल कहते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, वो स्पेसिफिक साइज कितने से कितने तक होना चाहिए। उसका साइज 2 माइक्रोन से उसका साइज कहां से कहां तक होना चाहिए? 2 माइक्रोन से लेकर 80 mm तक। एक्चुअली में हम कंसीडर करके चलते हैं 80 mm से ज्यादा भी कई बार हम कंसीडर कर लेते हैं, आप 300 mm लिख सकते हैं। तो जो भी पार्टिकल 2 माइक्रोन से लेकर 300 mm के बीच में है और वो ये दो काम करता है, वो मिट्टी की कैटेगरी में गिना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके कई ऐसे रॉक्स के पीसीज हैं, कई ऐसे रॉक्स के पीसीज हैं जो इस साइज में आते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर बताता हूं बेलास्ट। क्या आप लोग जानते हैं बेलास्ट क्या होता है? बेलास्ट होता है रेलवे की पटरी के किनारे जो पत्थर रखे होते हैं, उनको बेलास्ट कहते हैं। दैट कैन बी द कैटेगरी ऑफ द सॉइल। क्यों? क्योंकि वो बेलास्ट आपका लोड को बियर भी कर रहे हैं और लोड को ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो वो रॉक पीसीज कह लो या बेलास्ट कह लो, वो मिट्टी की कैटेगरी में गिना जा सकता है। ऐसे ही मेरे पास एग्जांपल आया, जैसे मैंने कहा सैंड। सैंड होती है रेता, रेता कह लो, बालू कह लो, वो सैंड कहलाती है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं क्ले।
ऐसे ही आपके पास एग्जांपल आया ग्रेवल। ग्रेवल क्या होते हैं? या तो आप इसको हिंदी में कहते हैं बजरी, या आप इसको सिंपल सी भाषा में कहते हैं एग्रीगेट्स। तो जो कोर्स एग्रीगेट आपके पास होते हैं, वो आरसीसी में जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं हम लोग, वो ग्रेवल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये मेरे पास मिट्टी के एग्जांपल है। अब देखिए क्या है कि मिट्टी की ये जो डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन के बिहाफ पर एक नई डेफिनेशन और बनी। दुनिया के अंदर मिट्टी एकमात्र ऐसी पार्टिकल है जो एक ही टाइम पर अपने मैकेनिक्स के लॉज को और हाइड्रोलिक्स को वैलिड कराती है। कहने का मतलब ये है, मैकेनिक्स शब्द को पहले समझते हैं। मैकेनिक्स शब्द का मतलब होता है जिसपे हम लोग कहते हैं लोड पावर या लोड इफेक्ट। अब जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि जब आप लोग यहाँ पर मिट्टी पर लोड की बात करते हैं तो दो इफेक्ट आ सकते हैं, या तो वो लोड को सहेगा या वो लोड को ट्रांसफर करेगा। तो लोड का जो भी इफेक्ट आ रहा है वो मैकेनिक्स कहलाता है। लेकिन जब किसी भी चीज के ऊपर पानी का इफेक्ट आता है, वाटर का अगर इफेक्ट आता है, तो वो एक्चुअली में कहलाता है हाइड्रोलिक्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिट्टी एकमात्र ऐसी चीज है इस यूनिवर्स के अंदर जिस पर एक ही समय पर आपके दोनों लॉज वैलिड होते हैं। मतलब पानी के आने से आपकी मिट्टी अपनी हर उस प्रॉपर्टी को चेंज कर देती है जिसके कारण उसकी सारी ताकत शो होती है। आपको पता भी है ये बात कि अगर एक सॉइल है, उसकी अगर स्ट्रेंथ मान लीजिए कुछ है, 100 किलो पास्कल की स्ट्रेंथ है, और अगर उस सॉइल के अंदर आप पानी मिला देते, तो पानी मिलाने से आपको पता ही है कि उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। ये जो आपकी स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर पानी मिल गया। तो पानी के आने से मिट्टी अपने वजूद को, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही है। तो डेफिनेटली पानी का इफेक्ट तो आ रहा है, पक्का आ रहा है। और पानी के इफेक्ट के आने के कारण मैंने कहा इस पर हाइड्रोलिक्स के लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स वैलिड। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो ये डेफिनेशन किसने दी? ये डेफिनेशन दी गई तरजागी ने। तरजागी ने कहा जहां पर लॉज ऑफ मैकेनिक्स और लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स साइमल्टेनियसली वैलिड होते हैं, लॉज ऑफ मैकेनिक्स यानी लोड के लॉज प्लस हाइड्रोलिक्स के लॉज साइमल्टेनियसली वैलिड होते हैं। वैलिड साइमल्टेनियसली, ये वन लाइनर है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। उसको हम लोगों ने क्या कहा? वो कहलाती है सॉइल मैकेनिक्स। और ये डेफिनेशन किसने दी, ये मैं आपको वन लाइनर की मदद से दिखाता हूं। सॉइल क्या है? सॉइल वो है कार्ल तरजागी के अकॉर्डिंग जिस पर मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के लॉज वैलिड होते हैं। और ये खिताब किसने दिया? ये खिताब दिया डॉक्टर कार्ल तरजागी ने। कौन से सन में दिया? 1925 में दिया। यही वन लाइनर की खूबसूरती है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला ही टॉपिक मेरे पास आता है कि आप लोगों की मिट्टी बनती कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए ना जनरली हमारे पास एक ही प्रोसेस आता है कि हमारे पास होती है बड़ी बड़ी चट्टानें, और ये चट्टानें टूटती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इनकी टूटने से जो मेरे पास स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आते हैं, अगर वो रॉक्स मेरे बताए हुए साइज में उपस्थित हैं, if they are particularly present in my size, that is known to be as 2 microns to 30 mm, 300 mm, वो ही स्मॉल पीसेस आप लोगों के क्या कहलाते हैं? सॉइल कहलाते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज आप ये जो भी स्क्रीन पर आप लिख रहे हैं ये रिमूव कर दीजिए। दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से, कंफर्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, प्लीज आप ये हटा दीजिए। समझ में आया? और ये जो ब्रेकिंग पार्ट है ना, इसी ब्रेकिंग पार्ट को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है वेदरिंग। तो ये बात याद रखना, वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज नोन टू बी एज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स।
अब हम लोग पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में। ये वेदरिंग दो तरह से होती है। सर कैन यू प्लीज टेल मी ये कैसे हटाया जाता है या कैसे ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि ऐसे दिक्कत होता है ये जो स्क्रीन पे बना दिया। चलिए, इसको वेदरिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वेदरिंग क्या होता है। देखिए, वेदरिंग तो मैंने आपको बताया। वेदरिंग को सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो दैट इज नोन टू बी एज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। आपकी जो चट्टान होती है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, उसको आप लोग वेदरिंग का नाम देते हैं। वेदरिंग आपकी दो तरीके से होती है। पहली वेदरिंग आपके पास आती है जिसको आप कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। दूसरी वेदरिंग आपके पास आती है जिसको आप कहते हैं केमिकल वेदरिंग। ये मैंने पहले डेमो में भी आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे अभी। पहली वेदरिंग आती है फिजिकल वेदरिंग, दूसरी वेदरिंग आपके पास आती है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में फर्क क्या है? रिमेंबर, यहां एक्सटर्नल एजेंसीज या एक्सटर्नल एजेंट आपकी वेदरिंग को कॉज करते हैं, और यहां पर आपकी केमिकल रिएक्शंस आपकी केमिकल वेदरिंग कॉज करती है। एक्सटर्नल एजेंसीज का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने कह दिया वाटर, मैंने कह दिया एयर, मैंने कह दिया अर्थक्वेक, मैंने कह दिया टकराना, एब्रेशन। ये सब चीजों के कारण आप लोगों की वेदरिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। आप लोगों की बारिश हुई, तेज की बारिश हुई, पहाड़ों के ऊपर से पानी आया। अब पानी आया तो डेफिनेटली क्या हुआ, वो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़ों के पीसेस को अपने साथ में लेकर आ गया। वही चट्टान के टुकड़े आगे जाकर क्या होंगे भाई, कहीं तो सेटल होंगे और ज्यादा टूटेंगे, तो वही आगे जाकर वही आगे जाकर मेरी मिट्टी बनते हैं। सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो ये एक्सटर्नल एजेंसीज के कारण जब ऐसा कुछ होता है, तेज हवाएं चलती है तो आपके पहाड़ के टुकड़े टूटते हैं। पहाड़ से कई बारी और पत्थर आ रहा है ऊपर से पत्थर आने के कारण वो पहाड़ में से एक छोटे से टुकड़े को तोड़कर नीचे गिरा रहे हैं, तो एब्रेशन के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो फिजिकल वेदरिंग की कैटेगरी में गिना जाता है। अब केमिकल रिएक्शंस होती हैं जैसे कि सल्फोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आप कह लीजिए। उसके बाद अब बहुत सारी तरीके से होती है, हाइड्रोजनेशन भी होता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, नो नीड टू लर्न द नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बस मैंने बताया। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक पहाड़ है और इस पहाड़ पे कुछ इस तरीके की शेप बनी है, और यहाँ पर आप लोगों का पानी आया और पानी आके जमा हो गया। ध्यान से सुनना प्लीज। आपका पानी आया और पानी आके आपका जमा हो गया। जब आपका पानी बहुत दिन तक रहता है तो आप देखना यहाँ का जो चट्टान का पीस होता है ये हल्का सा डैमेज हो जाता है। डैमेज होने का मतलब होता है इसकी पावर कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जब इसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो फिजिकल एजेंसीज की वजह से इसके छोटे से टुकड़े टूटकर नीचे गिर सकते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई चट्टान का टुकड़ा नीचे गिरता है तो वो केमिकल वेदरिंग की कैटेगरी में गिना जाता है, पक्का गिना जाता है। दूसरा पॉइंट यहां पर मैंने कहा कि जो आपके रॉक के पीसीज हैं उनका जो नेचर है, आपके रॉक्स के पीसीज का जो नेचर है ना, वो कैसा है, वो एक्चुअली में बिल्कुल सेम है आपके पेरेंट रॉक जैसा, सेम एज ऑफ पेरेंट रॉक। जैसी चट्टान की पूरी स्थिति थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्रॉपर्टीज थी, वही इसके टुकड़ों की भी होने वाली है, क्योंकि इसके टुकड़े चट्टान से ही टूटकर नीचे गिरे हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि केमिकल रिएक्शन में आप लोगों का आफ्टर रिएक्शन सब कुछ चेंज हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है ना, वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज शो करता है आपके ओरिजिनल रॉक से। तो यहां पर जो आपकी सॉइल होती है, या आप इसको रॉक पीसीस कह लीजिए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट रॉक। ये बात आपको याद रखनी है, काम की बातें बोल रहा हूं मैं आपसे। डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट रॉक, आपके पेरेंट रॉक से ये थोड़ी सी अलग होती है। उसके बाद मेरे पास यहां पर 2-3 चीजें मैं और भाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? कुछ बच्चों ने हैंड रेस करा है जैसे। सर पीछे थोड़ा ये दूसरा पॉइंट आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट जी। मैंने कहा जैसे आपका पहाड़ है, अब पानी आ रहा है या हवा से ही ये टुकड़ा मान को टूट के नीचे गिर गया, तो जो ये टुकड़ा टूट के नीचे गिरा, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही आपके मेन पहाड़ की प्रॉपर्टीज के बराबर होने वाली हैं। बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज ये शो करेगा। तो मैंने कहा रॉक का जो पीसीज है, या तो आप इसको सॉइल कह लीजिए या आप रॉक कह लीजिए, उसका नेचर आपके पेरेंट रॉक के जैसा ही होता है जब फिजिकल वेदरिंग के थ्रू कोई एक्शन होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से नेचर चेंज हो जाती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही इनफ्लेमेबल है, आग को जलने में सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके बनने से मिलता है पानी, और ये आग को बुझाने में काम करता है। डेफिनेटली प्रॉपर्टी अलग हो गई ना। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? की केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि आपका केमिकल रिएक्शन से जो रॉक बनता है, सॉइल बनता है, उसकी पेरेंट रॉक से प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास बात आती है यहां पर कि आप लोगों का तीसरा पॉइंट, मैंने यहां पर आपको कहा कि आपके फिजिकल वेदरिंग से जो भी एजेंसीज बन रही हैं, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को काफी काम की बात बोलेगा ये। फिजिकल वेदरिंग से जो भी रॉक के पीसेस टूट रहे हैं वो बहुत छोटे नहीं होते, लेकिन केमिकल वेदरिंग अपना काम अंदर घुस के कर रहा है। यहां देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन चट्टान में रहकर काम कर रहा है, उन्हीं के घर का मेंबर बन के काम कर रहा है। और याद रखना, अगर हमारे ही घर में आस्तीन का सांप है ना, तो ऐसा भेद खोलेगा जो आप लोगों की उम्मीद भी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें रहकर केमिकल रिएक्शन काम कर रही है। ये इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा कि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आई एम सेइंग दैट फिजिकल वेदरिंग से जो आपके रॉक के पीसेस बनते हैं, ये रॉक के पीसेस का जो साइज होता है ये बहुत छोटा नहीं होता। दैट आर नॉट सो स्मॉल, आर नॉट सो स्मॉल। लेकिन केमिकल वेदरिंग से जो रॉक के साइज बनते हैं, हमारे रॉक के पीसेस, इनका साइज बहुत छोटा होता है, आर वेरी स्मॉल। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये अभी बता रहा हूं, आपको प्लीज याद करना है। केमिकल वेदरिंग से कौन कौन सी मिट्टी बन सकती है? केमिकल वेदरिंग से क्ले बन सकता है और सिल्ट बन सकता है। फिजिकल वेदरिंग से आप लोगों का सैंड बन सकता है, ग्रेवल बन सकता है, कॉबल्स बन सकता है, और बोल्डर्स बन सकता है। आप ये नाम याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काम आएगा आप लोगों के काफी ज्यादा ये। तो ये फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग का डिफरेंस था, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। अब मेरे पास आगे बात आती है कि मैंने ये तो समझ लिया कि वेदरिंग होती है, प्रैक्टिकली सोचकर चलना। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक चट्टान का टुकड़ा है, दैट इज माई रॉक। इस रॉक पे से हुई वेदरिंग, हुई, चलो बहुत अच्छी बात है, हो गई। वेदरिंग होने के बाद, वेदरिंग को हम एक और नाम से भी कह सकते हैं ना भाई। जिसने भी हैंड रेस करा है, प्लीज आप अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं मेरे को, या आप टाइप कर सकते हैं। ऑडियो इज नॉट क्लियर।
जिसका भी ऑडियो क्लियर नहीं है, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करो नीचे, तो आ जाएगा, बिकॉज मेरा ऑडियो बाकी बच्चों के पास अच्छे से जा रहा है। ठीक है, वेदरिंग हुआ, आपकी चट्टान छोटे टुकड़ों में टूट गई। उसके बाद क्या होगा भाई, ये टूटने के बाद कहीं तो जाएंगे, तो यानी ये ट्रांसपोर्ट होंगे ही होंगे, पक्का है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं पर डिपॉजिट भी तो होंगे, आपने का डिपॉजिट भी होंगे तो डिपोजिशन भी होगा ही होगा। और डिपोजिशन होने के बाद ये क्या करते हैं, दोबारा से एक टीला बना लेते हैं। उस टीले बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक टर्म अपहेवल। तो क्या हुआ, सबसे पहले चट्टान टूटी, फिर ट्रांसपोर्ट हुई, फिर डिपॉजिट हुई, फिर जाकर दोबारा से कहीं पे जमा हो गई, और फिर यही चलता रहता है। फिर वो टूटा, आगे गया, डिपॉजिट हुआ, फिर जमा हुआ। एग्जांपल देता हूँ, डेजर्ट, रेगिस्तान में फिल्मों में आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि मिट्टी के पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। या मान लीजिए आपका मिट्टी का पहाड़ है, और ये पहाड़ हवा की वजह से आप देखोगे उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के गया और कहीं पे जाके डिपॉजिट हो गया, फिर दोबारा यहां से उड़कर गया, फिर कहीं पे डिपॉजिट हो गया। तो ये साइकिल तो चलती रहती है ना, चलती तो है। तो मिट्टी बनने की भी तो साइकिल ऐसी चल रही है, पहाड़ से टूटा, ट्रांसपोर्ट हुआ, डिपॉजिट हुआ, अपहेवल हो गया, जाकर दोबारा से यही प्रोसेस कर रहा है। इसी साइकिल को हम कहते हैं फॉर्मेशन साइकिल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, आपके काम आ सकता है। मैंने कई बार जेई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं, और आई रिक्वेस्ट एवरीबडी की ध्यान में रखना। ठीक है, चल, तो जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, सबसे पहले वेदरिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपहेवल होता है, फिर यही चलता रहता है। तो इस फॉर्मेशन साइकिल की पढ़ाई को, स्टडी कह लो, प्रोसेस कह लो, कुछ भी कह लो, उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, पेडोजेनेसिस। या तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, या आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, स्टडी ऑफ सॉइल टाइप्स कह लो, उसको भी हम लोग पेडोजेनेसिस के नाम से ही जानते हैं। काफी बार मैंने एग्जाम में देखा है जेई में, तो आपको ये नाम याद रखना है कि पेडोजेनेसिस क्या होता है। क्लियर है आपको ये बातें अभी तक की सारी? अगला ही टॉपिक मेरे पास यहां पर आता है, सॉइल टाइप्स। अगला ही टॉपिक मेरे पास आता है, सॉइल टाइप्स। सॉइल सर पीछे। टाइप्स करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, क्या जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया? एक बच्चे का क्वेश्चन है, नोट्स साथ ही साथ बनाने हैं क्या? देखिए, अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं खालिद, नहीं तो जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ एज इट इज पीडीएफ आपको मैं ये प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एज इट इज पीडीएफ मैं प्रोवाइड ठीक है। करूंगा, बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप फिल्म की तरह बस मेरे को देखे जा रहे हैं, उससे बेनिफिट कम होता है। आपको पीडीएफ तो मिलेगी एज इट इज, ये पूरा मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा डेली, इसके साथ क्वेश्चंस भी दूंगा। लेकिन ना, कोशिश करना कि लिख लिख के पढ़ो, सारा मत लिखो, कुछ कुछ तो लिख सकते हो, शॉर्ट से शॉर्ट भाषा में भी लिख सकते हो ना। उससे क्या है कि कंसंट्रेशन बना रहेगा, कंसंट्रेशन ही तो सब कुछ है। रिजल्ट आने का बहुत अच्छा चांस रहता है अगर हम थोड़ा लिख लिख के पढ़ते हैं। सारा मत लिखो बट कुछ तो लिखो। ठीक है, चलो एक बार प्लीज मेरे को बता देंगे माइक ऑन करके कि यहां तक क्लियर है आपको सब? जी, ये रफ लाइंस जिसने भी खींची है ना, मुझे ये नहीं पता कि ये हटाते कैसे हैं। अगर आप मेरे को बता दे तो मैं ये हटा दूं, और जिसने खींची है शायद वो हटा नहीं रही।
मलिक उमर, मैंने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करा है और मैंने जस्ट अभी बेसिक ही पढ़ाया है, कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं है भाई। JKSSB इज अनप्रिडिक्टेबल। आई एम नॉट एग्री विद दिस सेंटेंस बिकॉज इस बार का पेपर भी मैंने देखा है कि JKSSB का कैसा आया है, तो अनप्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी चीजें ठीक ठाक है। आपने पढ़ी होती तो आप आराम से कर लेते। अनप्रिडिक्टेबल हम नहीं कह सकते उस एग्जाम को। उमर, कैन यू प्लीज रब दिस लाइन? चलिए सॉइल टाइप्स को स्टार्ट करते हैं। सॉइल टाइप्स है क्या? देखिए आपको मैं बता दूं, आपको पता है बहुत सारी तरीके की आपके पास मिट्टी है, उन मिट्टी की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, सबकी सबकी प्रॉपर्टीज अलग है। प्रॉपर्टीज कैसे दिखती, कैसे है, साइज कैसा है, पावर कैसी है उनके अंदर, कितना लोड झेल सकती है, प्लांट्स में कैसा बिहेव करती है, उस आधार पे हमने सॉइल के अलग अलग टाइप्स बनाए। वैसे क्या होता है कि इनके ओरिजिन के बेस पे सॉइल के टाइप्स बनते हैं। ये बात याद रखना, सॉइल टाइप्स किसके बेस पर होते हैं? हमेशा बेस्ड ऑन ओरिजिन, या मैं कहूंगा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कैसे, जरा समझ के चलते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने कहा यार एक सॉइल है आपकी जो आपके पानी की वजह से बन रही है, एक सॉइल है आपकी जो समुद्र के कारण बन रही है, एक सॉइल है आपकी जो एयर के कारण बन रही है, एक सॉइल है आपकी जिसमें सीवेज फैसिलिटीज है ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा जब आप खुले में शौच देखते हैं कहीं पे, तो वहां की मिट्टी काली होती है। तो सीवेज फैसिलिटीज जहां पर है ही नहीं, वहां की मिट्टी अलग है। एक सॉइल आपने देखी है जो ऐश की तरह होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले क्या, काली मिट्टी है, और ये मिट्टी जनरली ऐश की तरह होती है देखने में। एक मिट्टी के अंदर डेड सॉइल मास बहुत ज्यादा है। तो ये है क्या, आप देख रहे हो एक मिट्टी किसकी वजह से बन रही है? एक मिट्टी बन रही है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ये है क्या, ये सारी मिट्टी अलग अलग तरीके से बन रही है, और इनके अलग अलग तरीके से बनने के कारण इनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलेंगी, मिलेंगी पक्का है। और जब अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी तो मैं क्या कहूंगा कि ये तो सारी अलग अलग सॉइल बन चुकी है। इसीलिए मुझे सॉइल टाइप्स को पढ़ने का बहुत जरूरत होता है। तो देखिए बहुत सारी सॉइल टाइप्स हैं, जेके के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले मेरे पास एक सॉइल आती है जिसको हम लोग कहते हैं एओलियन सॉइल। वो सॉइल जो हवा की वजह से आती है और डिपॉजिट हो जाती है। इस मिट्टी को मैं दूसरे नाम से भी जानना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं लुइस सॉइल। लुइस सॉइल को मैंने अलग नाम से जाना है, जिसको हम लोगों ने कहा है डेजर्ट सॉइल। तो जो रेगिस्तान में मिट्टी होती है ना, उसको हम लोग लुइस सॉइल कहते हैं। एक दो पॉइंट में लुइस सॉइल के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, फिर आप समझोगे कि पढ़ने का असली मतलब क्या है। मैंने आपको एक नाम बताया लुइस सॉइल, और इस लुइस सॉइल के आगे मैंने आपके साथ लिखा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल के लिए मैंने कहा रेगिस्तान में भरी हुई मिट्टी है ये। सबसे पहला पॉइंट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये मिट्टी बहुत भारी तो नहीं होती? छोटे छोटे से कण होते हैं इस मिट्टी के, देखने से पता होती है, हवा की वजह से चलती है। तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जेई के, विंड ब्लॉन सिल्ट। दूसरा मैं यहां पर कहना चाहूंगा आप लोगों का यही मिट्टी का कलर कैसा होता है? अरे आपको भी तो पता है ब्राउन कलर होता है। ये मिट्टी रेगिस्तान में मिलती है ना, कहाँ मिलती है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहाँ है इंडिया के अंदर? राजस्थान में है, गुजरात में भी है। बहुत आसान सी बात है, एक भी पॉइंट याद तो नहीं कर रहे ना, सब दिमाग से ही कर रहे होगे। चलो अब मैंने कहा इस मिट्टी की ताकत कैसी है। रेगिस्तान के मिट्टी के टीलों में अगर तुम पैर भी रखते हो तो दब जाते हो। तो यानी इसकी ताकत कैसी होने वाली है? अरे भाई बिल्कुल बेकार, लो स्ट्रेंथ होने वाली है। अब लो स्ट्रेंथ को ना आप ऐसा भी कहते हो बियरिंग कैपेसिटी। लोड झेलने की ताकत कितनी है इसकी? है ही नहीं ना, जब भी तो टूट जाती है ये। अरे
फिर मैंने कहा इस मिट्टी पे जब तुम पैर रखते हो तो क्या ये मिट्टी दब जाती है? आपने कहा दब तो जाती है। जब इस मिट्टी पे तुम पैर रखते हो तो ये मिट्टी कॉम्प्रेस होती है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दिस इज हाईली कॉम्प्रेसिबल सॉइल? हाँ। चलो ये सारे पॉइंट तुमने किससे रिलेटेड कवर अप कर लिए? ये सारे पॉइंट तुम लोगों ने लूज सॉइल से रिलेटेड कवर अप करे। अब इन सारे पॉइंट से तुमने क्या समझा? भाई रटना नहीं है सब चीज, कुछ चीजें समझ के भी चलनी है। बस इतना ही फर्क होता है, जो ये कहता है कि पेपर में पता नहीं लगता क्या आता है, और उसमें इतना फर्क होता है जो सेलेक्ट होता है कि वो समझ समझ के कर लेता है। बस इतना ही फर्क होता है। तो इसकी मदद से मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको ना सॉइल मैकेनिक्स में बहुत चीजें रटनी भी है, लेकिन रटने के साथ साथ अगर दिमाग चलाएंगे ना तो रटने के साथ और भी बहुत कुछ अपने आप आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो विंड ब्लोन सिल्ट क्या है? लूज सॉइल है, एओलियन सॉइल की कैटेगरी उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो है जो रनिंग वाटर के थ्रू आपके पास आता है। रनिंग वाटर क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे, इसकी भी मैं कहानी आपको अच्छी सी बताना चाहूंगा। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल वो है जो रनिंग वाटर के साथ आता है। रनिंग वाटर का मतलब क्या हो गया? बहता पानी। बहता पानी होता है नदियों में। आर फॉर रनिंग, आर फॉर रिवर। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा ये पहाड़ है, पहाड़ पे पानी आया, झरना बहता हुआ आया, झरने के साथ पानी के साथ मिट्टी के कई कण जाकर बैठ गए, कई कण जाकर मिट्टी के साथ मिल गए। अब पानी जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे पानी की वेलोसिटी कम होगी, पानी आगे आगे जा रहा है, यहाँ ड्रैग फोर्स लग रहा है पानी के ऊपर, उसके कारण वेलोसिटी पानी की रिड्यूस होगी। जब पानी की वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो पार्टिकल क्या होंगे? अपने वजन के कारण बैठने की कोशिश करेंगे। आई एम सेइंग दैट व्हेन द पार्टिकल्स विल बी ट्राइंग टू सेटल इट, तो सारे पार्टिकल क्या हो गए? अब सेटल हो गए। मैं एक बात तो जानता हूं, सबसे पहले सेटल होंगे भारी पार्टिकल, हाँ, उसके बाद सेटल होंगे और हल्के पार्टिकल, और उसके बाद सेटल होंगे बिल्कुल छोटे पार्टिकल। आपने कहा ठीक, और अभी भी कुछ पार्टिकल रह गए। जब ये पानी आगे जाकर रुक जाएगा, कहीं तो रुकेगा ना, स्टिल वाटर बनेगा ना कहीं तो जाके। जब ये पानी बिल्कुल रुक जाएगा तो इसके अंदर सेटल होंगे आपके बिल्कुल छोटे पार्टिकल। ये जो बड़े पार्टिकल थे, इन बड़े पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं ग्रेवल, इन छोटे पार्टिकल को नाम देते हैं सैंड, इससे भी छोटे पार्टिकल को नाम देते हैं सर रिकॉर्ड लेक्चर सर हमने जस्ट स्टार्ट किया था। और एल्यूवियल सॉइल में हमने कहा था कि पानी ऊपर पहाड़ से आ रहा है, पानी के साथ मिट्टी के बहुत सारे पार्टिकल भी आ रहे हैं। ये पानी जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरेगा प्लेन में जाएगा, प्लेन में जाने से अर्थ की वजह से इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा। जब ड्रैग फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली इसके पार्टिकल, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती रहेगी पार्टिकल क्या होंगे? सेटल होते रहेंगे। तो भारी पार्टिकल पहले सेटल होंगे, सैंड के पार्टिकल फिर हल्के हैं थोड़े से तो वो फिर सेटल होंगे, और सिल्ट और भी हल्का है वो बाद में सेटल होगा। लेकिन क्ले जो है ना वो बहुत छोटा है, उसका साइज बहुत छोटा है, वो सेटल ही नहीं होता जब तक पानी रुकता नहीं है। तो जब पानी बिल्कुल रुकेगा ना, स्टिल वाटर हो जाएगा, जब जाकर आप लोगों का क्ले का पार्टिकल सेटल होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? अब सुन लो, मैंने कहा बहते हुए पानी के साथ जो मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी? एलुवियल सॉइल। बहता हुआ पानी कहां तक है जल्दी बताओ? आपने कहा ना यहाँ यहाँ तक तक सर। है, यहाँ तक है ना? तो अब एक बात तुम आराम से नहीं कह सकते कि एलुवियल सॉइल के अंदर कौन कौन से मिट्टी के पार्टिकल आने वाले हैं? एलुवियल सॉइल में ग्रेवल भी आएगा, एलुवियल सॉइल में Sand लैक्स भी आएगा, एलुवियल सॉइल में सैंड सिल्ट भी। तक स्लिट तक ये तीन तरह के पार्टिकल एलुवियल सॉइल में होते हैं, और क्यों होते हैं वो आपको समझ में आ चुका। जो रुके हुए पानी की वजह से मिट्टी बनती है उस मिट्टी को कहते हैं लेकस्ट्राइन सॉइल। लिखा हुआ है यहाँ पर, जो रुके हुए पानी की वजह से बनती है, स्टिल वाटर बॉडी बोले तो लेक, एल फॉर लेक, एल फॉर लेकस्ट्राइन। यानी स्टिल वाटर की वजह से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी होती है? वो लेकस्ट्राइन होती है। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया घुमा के कि कौन सी मिट्टी का पार्टिकल इसमें होता है, डेफिनेटली आप क्या कहने वाले हैं? बस
यही फर्क होता है आपके समझ के पढ़ने का और आपके रटने का। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी सर। काफी हद तक मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना, क्योंकि पेपर घुमा के ऐसी तरह से दिया जाता है। उसके बाद मेरे पास आता है कॉलिवियल सॉइल। मैंने कहा कॉलिवियल सॉइल क्या है ना, जैसे आपकी ये चट्टान है, चट्टान पे आप लोगों का किसी भी कारण से, विंड के कारण से ही हो गया, आपका ये पहाड़ का टुकड़ा टूटा और चट्टान के वैली में आके गिर गया, चट्टान के वैली में आके गिर गया। तो जो गिर रहा है ये किस कारण से गिर रहा है? ओनली एंड ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। आपके ग्रेविटी के कारण ही तो गिर रहा है। तो वो मिट्टी जो ग्रेविटी के कारण वैली में आकर डिपॉजिट हो जाती है, उस मिट्टी को कहा जाता है कॉलिवियल सॉइल। और कॉलिवियल सॉइल के पार्टिकल को क्या नाम दिया जाता है? पार्टिकल ऑफ द कॉलिवियल सॉइल को नाम दिया जाता है टेलस। कृपया करके अपना माइक बंद कर लीजिए सभी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कॉलिवियल सॉइल तो वो है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, और उसके पार्टिकल को कहा गया टेलस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो कॉलिवियल सॉइल भी समझ में आ गई। अगली मिट्टी आती है ग्लेशियल सॉइल। जरा ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बातें बताऊंगा इसके बारे में। ग्लेशियल सॉइल नाम ही बता रहा है, इतना ही काफी है। ग्लेशियल से रिलेट हो रहा है मेरा एक टर्म, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर। अब भाई कश्मीरी बच्चे हो तो ग्लेशियर से बड़े रूबरू हो। हमारा भी मन है कभी कश्मीर जरूर आएंगे। अभी तो खैर समय भी नहीं है आने का, लेकिन जन्नत है सुना है कश्मीर में। द ग्लेशियर का मतलब हो गया आइसबर्ग। मैंने कहा यार जो पहाड़ होते हैं बर्फ के, जब आपको ये भी पता है कि वो बर्फ के पहाड़ जमीन के ऊपर स्लाइड करते हैं ना, ये आपकी जमीन हो गई पूरी। ये जब जमीन के ऊपर स्लाइड करते हैं तो डेफिनेटली जमीन के छोटे छोटे पीसेस इनके साथ ट्रेवल करते हुए निकलते हैं। पक्का निकल रहे हैं? ये क्या है? ये सॉइल। तो सॉइल विल ट्रेवल अलोंग विद ग्लेशियर। पक्का सॉइल विल ट्रेवल अलोंग विद ग्लेशियर। आपके ग्लेशियर के साथ आपकी मिट्टी ट्रेवल करती है ना? करती तो है सर। और वही मिट्टी जब जाके ग्लेशियर पिघलता है, जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो मिट्टी डिपॉजिट नहीं होगी? हाँ होगी सर, मिट्टी डिपॉजिट होगी, सॉइल डिपॉजिट होगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ नए शब्द आते हैं। वो जो डिपॉजिटेड सॉइल है वो कैसे डिपॉजिट होगी? एक टीला बनाएगी ना, जहां मिट्टी डिपॉजिट होती है। मैंने आपको पहले ही बोला, जहां मिट्टी डिपॉजिट होती है वहां एक टीला बना लेती है। आपने कहा बिल्कुल बना लेती है सर। जब ये टीला बना लेती है तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टीला बनाने को ना इंग्लिश में बोला गया टेल, और ये जो मिट्टी जाकर डिपॉजिट हुई है ना, इसी को कहा गया ग्लेशियल टेल। समझ में आया? अभी आगे चीज समझते हैं। जब मिट्टी ग्लेशियर के साथ मूव कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी, ट्रेवल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जाने का मतलब होता है ड्रिफ्ट करना। आपने सुना होगा ना, बाइक में ड्रिफ्ट करते हैं, विले ड्रिफ्ट, ये सब। तो ड्रिफ्ट क्या है? एक जगह से मिट्टी का ट्रेवल करना। तो जब मिट्टी ग्लेशियर के साथ ट्रेवल करती है ना, एक्चुअली में फॉर्म ही जब होती है जब ग्लेशियर जमीन के ऊपर रगड़ता है। रगड़ने से मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं ना, पक्का बनते हैं ना। उन्हीं पार्टिकल को जो ट्रेवलिंग की वजह से बनते हैं, उसको नाम दिया जाता है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। दोनों में बहुत फर्क नहीं है एक ही चीज, बस स्टेट अलग है। ये ट्रेवलिंग स्टेट है, वो डिपॉजिटेड स्टेट है एक ही चीज। समझ में आ रहा है? तो ग्लेशियल ड्रिफ्टो एंड ग्लेशियल टेलो दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग है दोनों, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। ये दोनों अपने आप में ही बनती हैं ग्लेशियल सॉइल, तो सेम प्रॉपर्टीज होंगी। नोट करके बात को समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अभी तक तुमने क्या समझा? तुमने अगर ध्यान से देखी मेरी बात, तो मैंने तुम्हें कहा कि जो लूज सॉइल थी, हवा के साथ जो उड़ रही थी, यार हवा के साथ तो वही मिट्टी उड़ेगी ना जिसके पार्टिकल लगभग सेम साइज के होंगे। कॉमन सेंस आ रही है दिमाग में? हवा के साथ तो वही उड़ेगी जो सेम साइज के पार्टिकल्स को शो करेगा। अब मैंने कहा
एलुवियल सॉइल में भी आपने देखा कि ग्रेवल एक जगह बैठ गए, सैंड एक जगह बैठ गई और सिल्ट एक जगह बैठ गया, मतलब रीजन बने उनके, ऑल्टरनेट लेयर बनी उनकी बनी। लेकिन ग्लेशियल में क्या हो रहा है कि ऊपर से रगड़ के आ रहा है। रगड़ के आने का मतलब समझ रहे हो? रगड़ के आने का मतलब होता है कि हर तरह के पार्टिकल को फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाएगा। आर यू गेटिंग माय कंसेप्ट? हर तरह के पार्टिकल को फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाएगा। इसके अंदर छोटा बड़ा बीच का सब तरह के पार्टिकल होंगे। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि ग्लेशियल सॉइल के अंदर इरेगुलरिटी ऑफ द पार्टिकल्स बहुत देखने को मिलती है। इरेगुलर पार्टिकल्स, और I will say that uneven particles will be present in the glacial soil at culminating extent. ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पक्का है ना? चलो, अब मैंने बोला इनकी ताकत कैसी होगी भाई? जिसमें सारे होते हैं ना, एक बात मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि जो पहाड़ों को सपोर्ट कर रहा है तो ताकतवर तो होगा। कश्मीर की मिट्टी में बड़ी जान होती है, जो कश्मीरी केसर होता है उसमें भी बहुत जान होती है। मैंने तुम्हें कहा, और कॉमन सेंस भी है ना, ध्यान से देखो। तुम्हें मैंने कहा एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें सिर्फ आदमी है, और एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें सिर्फ औरत है, और एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें आदमी और औरत दोनों है। बताओ तुम्हारी नजर में बेस्ट सोसाइटी कौन सी? जिसमें सब दोनों हो। ऑब्वियसली ना, औरत भी और आदमी। दोनों हो। मैंने कहा यार दोनों हो तो सोसाइटी बढ़ेगी भी, सोसाइटी में ताकत भी होगी, क्योंकि औरत अपना काम करेगी, आदमी अपना काम करेंगे, हर तरह का काम होगा, पक्का होगा। तो जिसमें सारी तरह के पार्टिकल होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा मजबूत होता है। छोटे बड़े सारे हैं, तो आई विल से दैट इट इज वेरी स्ट्रेंथफुल सॉइल। ये बात आपको पता होनी चाहिए, काफी काम की बात है। समझ में आ रही है? चल, तो ग्लेशियल सॉइल से रिलेटेड मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, ध्यान में आना चाहिए। उसके बाद आती है मराइन सॉइल। अब देखो, मराइन तो वही होगी ना जो ओशियनिक सॉइल होती है। ओशियनिक सॉइल जो होती है वो मराइन होती है ना? आपने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ओशियनिक कह लो या कोस्टल सॉइल कह लो, एक ही बात है, जो कोस्टल एरिया में मिलती है, बीच पे। अब बीच की मिट्टी को कभी तुमने वीडियो में भी देखा हो यूट्यूब पर, बीच की मिट्टी कैसी होती है? ज्यादा ताकत नहीं होती उनमें, नहीं। आई विल से दैट बहुत ताकत नहीं है। बहुत ताकत नहीं है तो क्या होगा? मैंने कहा यार लो स्ट्रेंथ है इसकी। हाँ, स्ट्रेंथ शब्द यूज ना करके कई जगह किताबों में लिखा होता है बियरिंग कैपेसिटी। इसकी बियरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप अगर इस मिट्टी पे ज्यादा तेज पैर रखोगे तो दब जाएगी। अच्छा, जिसकी ताकत अच्छी नहीं होती ना, उसको कॉम्प्रेसिबिलिटी काफी अच्छा होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये छोटी सी बात आपको? देखा, कॉम्प्रेसिबिलिटी काफी अच्छा होता है इसका। कॉम्प्रेसिबिलिटी के साथ साथ अब बात आती है कि इसके पार्टिकल कैसे होते हैं। तो पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे और बहुत बड़े भी नहीं होते। आई विल से दैट मीडियम टू लो, मीडियम टू स्मॉल पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई? पक्का आ गई? चलिए, तो मराइन सॉइल भी आप लोगों की क्लियर हो गई। मराइन सॉइल से रिलेटेड आपके पास एक मिट्टी आती है जिसको आप कहते हैं माल सॉइल। नोट करके आप ये बात लिख सकते हैं कि माल सॉइल इज अ टाइप ऑफ मराइन सॉइल। आपकी जो माल सॉइल होती है ना, ये आपकी मराइन सॉइल के ही जैसी होती है। ये मराइन सॉइल का ये टाइप होगा, ये आपको याद करने की जरूरत है। अगली मिट्टी मेरे पास आती है ऑर्गेनिक सॉइल। ह्यूमुलस सॉइल वो है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफी हद तक देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है? देखो, ऑर्गेनिक मैटर वो होता है, जैसे मैंने कह दिया प्लांट्स, मैंने कह दिया यहाँ पर ग्रासेस, मैंने कह दिया यहाँ पर डेड सेल्स, डेड मास। ये क्या है? ये ह्यूमुलस सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा देखने को मिलता है। आई एम सेइंग दैट कि भाई आपकी वो सॉइल, ध्यान से सुनना पहले तो, मैं जो कंसेप्ट बोलना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में जब भी ऑर्गेनिक मैटर आएगा, आपको एक ही बात सोचनी है कि भाई पेड़ पौधों की बातें चलती है, ग्रासेस, पेड़ पौधे, इनकी बातें चलती है।
जिस मिट्टी में पेड़ पौधे ज्यादा हुए, मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक सॉइल की। ऑर्गेनिक सॉइल में क्या होगा, जिस मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे ज्यादा हुए, प्लांट्स, ग्रासेस, लकड़ी, ट्रीज, ऐसा लिख दिया चलो, जिनमें ये ज्यादा हुए, क्या मैं लिख सकता हूं उनमें खाली जगह बहुत ज्यादा है। वॉइड्स को कहते हैं खाली जगह, वॉइड्स होती है खाली जगह, इट इज मैक्सिमम। हाँ, जिन मिट्टी के अंदर आपके ये ज्यादा हुए, उस मिट्टी में खाली जगह बहुत सारी होगी, यानी वो मिट्टी अंदर से खोखली होगी। और अगर मिट्टी खोखली हुई तो वो मिट्टी हल्की भी होगी, यानी उसका वजन बहुत कम होगा। तो वजन कम होगा तो मैं कहता हूं डेंसिटी कम होगी। और उस मिट्टी की वॉइड रेशियो, एक टर्म आती है, मैं आगे बढ़ाऊंगा, बस अभी के लिए इतना आप लोग सुन लो कि उसमें खाली जगह ज्यादा है, जिसके कारण वॉइड रेशियो ज्यादा है। मैं पढ़ाऊंगा आज। उस मिट्टी का वॉइड रेशियो काफी ज्यादा है। मैंने कहा यार वॉइड रेशियो अगर ज्यादा है तो उस मिट्टी की ताकत कैसी हुई? अरे खोखली है ना, खोखली मिट्टी की ताकत बड़ी कम होती है, बेकार होती है। तो क्यूमुलस सॉइल जो भी आपके पास आ रही है, जो ऑर्गेनिक सॉइल आ रही है, उसकी ताकत हमेशा कम ही जाने वाली है। आपने कहा क्यूमुलस सॉइल 3 तरीके से होती है, मक, पीट और ह्यूमस। जिस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए उसको मक कहते हैं। हाँ, और इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? काला। मक सॉइल की एक खास बात और बता दूं, जहां पे सीवेज फैसिलिटीज नहीं होती, जहां सीवेज फैसिलिटीज नहीं होती उधर मक सॉइल बनती है। लिख दो नोट करके, वेयर सीवेज फैसिलिटीज इज नॉट प्रेजेंट, जहां सीवेज है, सीवेज फैसिलिटीज आर एब्सेंट, वहां कैसी मिट्टी बनती है? काली, गंदी, बदबूदार, उसको कहते हैं मक सॉइल। ठीक है, चलो उसके बाद पीट आता है। पीट और ह्यूमस में आपका डिकम्पोजिशन कम होता है, और पीट जो होता है वो गहरी डेप्थ पे मिलता है, और छोटी डेप्थ पे ऊपर ऊपर सतह पे ह्यूमस मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद है। आगे मेरे पास बात आती है यहाँ पर, कुछ मिट्टी मैं अपनी तरफ से भी लिखवाना चाहता हूँ। जैसे एक मिट्टी आप लिख लीजिएगा यहीं पे, गंबो सॉइल। अभी गंबो सॉइल क्या है? जो स्टिकी सॉइल होती है, चिपचिपी मिट्टी होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, कई मिट्टी ऐसी होती है जो हाथ पे चिपक जाती है, तो जो स्टिकी सॉइल होता है ना, वो गंबो सॉइल होती है, याद रखेंगे। अब गंबो सॉइल के पार्टिकल कैसे होते हैं? इसका पार्टिकल फाइन होता है। क्यों? हमेशा याद रखना, जो भी आपका चिपचिपापन है वो आता है आपके कोहेजन की वजह से, यानी मिट्टी के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, उन चार्ज की वजह से आपकी मिट्टी के अंदर कोहेजन आता है, याद रखें। और वो कोहेजन सिर्फ फाइन सॉइल में पॉसिबल है, कोर्स में होता ही नहीं है, खुश रह लो। इसीलिए मैंने कहा फाइन सॉइल। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी कहलाती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में कई बातें मैं आपको बता दूं। ये वो मिट्टी है जो श्रिंक भी होती है, स्वेल भी होती है, जिसके कारण हम इसको फाउंडेशन में नहीं लगाते कभी भी, क्योंकि चलो अब आपकी मीटिंग बंद नहीं होगी। मैंने कहा क्योंकि आप लोगों का ये कई बार तो स्वेल हो जाता है और कई बार श्रिंक होता है, जिसके कारण फाउंडेशन ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो फाउंडेशन में कभी यूज मत करना है इसको। ब्लैक कलर की मिट्टी है, कॉटन को उगाने में काम आती है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम दिया जाता है। इस मिट्टी के अंदर क्ले मिनरल होता है, इस मिट्टी के अंदर क्ले मिनरल होता है। कौन सा क्ले मिनरल होता है वो याद रखेंगे, उसको कहते हैं मोंटमोरिलोनाइट। इस मिट्टी के अंदर एक क्ले मिनरल देखने को मिलेगा। क्ले मिनरल समझते हो? अभी मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा बढ़िया वाली। क्ले मिनरल होता है, उसका नाम होता है मोंटमोरिलोनाइट। उसी क्ले मिनरल के कारण, इसी क्ले मिनरल के कारण ये मिट्टी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करती है। हाँ, इसी के कारण ये मिट्टी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये।
और ये मिट्टी कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है अंडर रिम्ड पाइल्स के अंदर। अंडर रिम्ड पाइल्स वो पाइल्स होती हैं जो इस तरीके से नीचे बल्ब की तरह शो करती है। तो अगर मैं बल्ब लेता हूं तो इसके नीचे की मिट्टी एकदम पैक हो जाती है। इस तरह की मिट्टी कैसी होती है? एकदम पैक हो जाती है। इनको एक्सपैंड करने का, श्रिंक करने का प्रोविजन जो मिलता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए अंडर रिम्ड पाइल्स में इसको हम यूज करते हैं। दूसरी बात, ताकत बहुत कम होती है, बेकार मिट्टी है, ताकत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घट रही है, बढ़ रही है, और जो अपने वजूद में नहीं रह सकता, जो अपने आप में स्थिर नहीं रह सकता, उसमें ताकत कम होती है, याद रखना। जो एक जगह से दूसरी जगह पैर मारता फिरता है ना, उसमें ताकत कम होती है। हाँ, तो बात आती है यहाँ पर कई चीजें जो मैंने अभी बोली उनको मैं पढ़ा देता हूँ। एक तो ये इनऑर्गेनिक क्ले है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। जिसके भी अंदर मिनरल्स होते हैं, जिस भी मिट्टी के अंदर मिनरल होते हैं, उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। ब्लैक एंड कलर है, कॉटन के लिए काम आती है। तीसरा पॉइंट है एक्सेसिव श्रिंकेज और स्वेलिंग शो करता है। लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, अंडर रिम्ड पाइल्स में यूज करा जाता है। सेंट्रल इंडिया में मिलता है, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे पार्ट, और इसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड जैसा पार्ट होता है। एक पॉइंट मैं लिखवाना चाहूंगा, ये बनती कहां से है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बसाल्ट एंड ट्रैप। ये कहां से मिलता है? ये मिलता है बसाल्ट और ट्रैप से। ये बात आपको याद रखना, ठीक है भाई? काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद बेंटोनाइट क्ले। मैं बेंटोनाइट क्ले के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लैक कॉटन। जो प्रॉपर्टीज ब्लैक कॉटन की है वही प्रॉपर्टीज इसकी भी, सिमिलर टू ब्लैक कॉटन सॉइल, बीसी सॉइल। तो जो प्रॉपर्टीज आपने इसमें पढ़ी है वही प्रॉपर्टीज आपको बेंटोनाइट में भी देखने को मिलेगी। बस एक फर्क आता है कि बेंटोनाइट क्ले जो है वो ऐश होती है। बेंटोनाइट क्ले ऐश होती है। ऐश समझते हो? राख, वो होती है। बाकी सब प्रॉपर्टीज इसमें भी आती है। उसके बाद मैंने लुइस सॉइल पढ़ा दिया, टेलेस पढ़ा दिया, माल सॉइल भी आपको बता दिया। माल सॉइल मराइन सॉइल है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलते हैं। टफ सॉइल वो है जिसमें वॉल्केनिक ऐश आता है। और टफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़े से ना मतलब इसकी ताकत ज्यादा होती है, हाई स्ट्रेंथ होता है इसका। एक बात याद रखेंगे, इसके अलावा दो तरह की मिट्टी और है। तुम कहोगे कितनी सारी मिट्टी है? जी हाँ, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए। लेकिन उन दो तरह की मिट्टी को जानने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, इनऑर्गेनिक। देखिए, ऑर्गेनिक आपको समझ आया था? एक बार मेरे को यस करो। Have you gotten the concept of organic? Yes, sir. ऑर्गेनिक में ताकत कम थी, है ना? ऑर्गेनिक में ताकत कम थी। ताकत कम थी इसका मतलब क्या था? कि आप लोगों का ऑर्गेनिक मिट्टी में वॉइड्स ज्यादा थे, डेंसिटी कम थी, बियरिंग कैपेसिटी कम। इसका ठीक उल्टा कर दो ना, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, इसके अंदर होते मिनरल्स। और आपको पता है मिनरल्स जान देते हैं, ताकत देते हैं ना मिनरल्स। तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, हाई स्ट्रेंथ सॉइल होती है। इसका वजन भी अच्छा होता है, ये हाई डेंस होती है, हाई डेंस सॉइल होती है ये। उसके बाद सुन लो मेरी बात को, इसका वॉइड रेशियो कैसा होता है? लो, अरे खोखली थोड़ी होगी ये, नहीं होगी, लो वॉइड रेशियो होता है इसका, कम होगा। याद रखिए, ठीक है भाई? अब इसके बाद मेरे पास एक मिट्टी आती है जिसको कहते हैं हार्ड पेंस। कई बार तुमने देखा होगा, मिट्टी पड़े पड़े इतनी सख्त हो जाती है कि वो पत्थर की तरह बन जाती है। सॉइल ऑन स्टेबिलिटी के कारण एक्ट एज स्टोन। आपने देखा होगा ना कई बारी, जो मिट्टी पत्थर की तरह काम करने लग जाती है उसको हार्ड पेंस कहते हैं। बस, तो हार्ड पेंस क्या कर रहे हैं? जब आप सॉइल को चेक करने की कोशिश करते हो या सॉइल में गड्ढा करते हो, सॉइल की प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करते हो, सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हो, तो ये डिफिकल्टी पैदा करती है। सॉइल एक्सप्लोरेशन में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है।
डिफिकल्टी बैरियर एक्ट करती है। एक्ट एज डिफिकल्टी बैरियर, ठीक है। इसके बाद एक और आती है जिसको कहते हैं वार्प्ड क्लेस। कल मैं आपको ना वार्प्ड क्लेस की फोटो दूंगा। मैं भोपाल आया हुआ हूँ एक्चुअली किसी काम से, तो ठीक मेरे होटल के पीछे एक नदी बह रही है, तो उस नदी के किनारे किनारे वार्प्ड क्लेस दिख रहे हैं। तो उसकी फोटो लेके मैं आपको कल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी बस डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड का मतलब समझते हो? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेरिक। लेरिक का मतलब होता है एक लेयर तो उसकी सिल्ट की जाती है, एक लेयर उसकी क्ले की जाती है। एक सिल्ट एक क्ले, एक सिल्ट एक क्ले, इस तरह की लेयर्स जाती हैं जिसके अंदर लेरिक सॉइल को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल। तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल ऑफ सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्प्ड क्लेस कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आप लोग सारी मिट्टी को एक बार निहार लो। एवियन सॉइल पढ़ाया, एलुवियल सॉइल पढ़ाया, कॉलिवियल सॉइल पढ़ाया, ग्लेशियल भी हो चुका था। लेकोस्ट्राइन और एलुवियल का तो बहुत गहरा संबंध था। मराइन सॉइल और माल सॉइल एक जैसी थी। क्यूमुलस ऑर्गेनिक सॉइल है। इनऑर्गेनिक सॉइल कौन सी है? दो है, ब्लैक कॉटन और बेंटोनाइट क्ले, ठीक है। फिर हमने माल पढ़ा, लुइस पढ़ा। उसके बाद काफी सारी प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा था मिट्टी की। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी? सबसे पहले हमने लुइस सॉइल को जाना था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एलुवियल सॉइल की कहानी को जाना था। फिर एलुवियल सॉइल के साथ ही हमने लेकोस्ट्राइन को जाना था। कॉलिवियल सॉइल बहुत आसान था। फिर ग्लेशियल को जाना कि ग्लेशियल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल टिल क्या होता है। फिर हम लोग आ गए थे मराइन सॉइल पे। इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हमने अपनी तरफ से लिखा था, कुछ भी रटा नहीं था। और उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बाद हार्ड पेंस और वार्प्ड क्लेस। बहुत सारी सॉइल पढ़ने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी भी तुम लोगों में एनर्जी भरपूर है। और मेरे को प्लीज आप यस कर दीजिए। सब कुछ अभी तक क्लियर है ना? मतलब क्या है, और पढ़ाई में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस 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 सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से यस सर। कि वो अपना ना जो डिस्टरबेंस बीच में आ रही है ना, एक दो बच्चों को डिफिकल्ट हो रहा है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लो। मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा ना, मैं तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें बता दूंगा जो तुम्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सही में मैं बहुत कुछ नया बता दूंगा। अभी बात आती है यहां से कि स्टार्ट करना है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को, वो आपको आनी भी चाहिए। जैसे आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि डेंसिटी क्या होता है। मैं बस रिवाइज कराता हुआ आगे चलूंगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया डेंसिटी सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे मैं आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल अभी पढ़ा देता हूँ। हमेशा याद रखना कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज दैट वर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपकी डेंसिटी का मतलब होता है जिसको आप लोग वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। जनरली डेंसिटी को हम लोग समझते हैं अपनी तरफ से मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का मतलब तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया ना। हेलो सर। सर आप ये सर आप ये हेलो कंट्रोल सर। रखिए, जिनका भी क्वेश्चन होगा सर आप उन्हीं को एलो करिए सर। यहाँ पे हेलो सर, आप सबको म्यूट रखो। इसमें एक आप वहाँ ऑप्शन पे आता है, करिए। कोई भी म्यूट नहीं कर सबको सकता म्यूट है। रखिए आप सर। जिनका फिर सर क्वेश्चन मैंने म्यूट कर दिया है सबको। जिसका क्वेश्चन होगा ना प्लीज आप चैट में कर देना या फिर हैंड रेस कर देना, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। मास डेंसिटी क्या है? जिसको मास को वॉल्यूम से डिवाइड करा। ऐसे ही मैंने कहा वेट डेंसिटी, तो आपने कह दिया वेट अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर मैं आपको कहता हूं एनर्जी डेंसिटी, सिंपल सी बात है, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम।
तो मतलब जिस भी चीज को तुम वॉल्यूम से डिवाइड करते हो वो उसकी डेंसिटी बन जाती है। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर दो डेंसिटी काम आती है, एक आपका आता है वेट डेंसिटी, एक आपका आता है मास डेंसिटी। ठीक है, मेरे पास बात आती है यहां पर कि दोनों में फर्क क्या है। अभी मास और वेट का फर्क आपको पता है ना। मास क्या होता है? मैटर। यूनिट क्या होती है? केजी। सिंपल सी बात है। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। आपने पहले पढ़ा होगा, और ग्रेविटी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 9.81, अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल हम लेकर चलते हैं, लेकिन हम कभी नहीं लेंगे। सॉइल मैकेनिक्स में तो हम 9.81 ही लेकर चलेंगे। इंजीनियर कर रहे हैं यार, बच्चों वाली चीज तो नहीं कर रहे हैं अब, तो अप्रोक्सीमेट नहीं, एक्यूरेट। ठीक है, अब बेसिक बेसिक चीजें ऑलरेडी मैंने लिख रखी हैं, तो मैं उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है, आपको दिख रहा है। यूनिट क्या होगी? ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, या किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब भी हो सकती है। बल्क डेंसिटी एक ही बात आती है। अगर आपको बल्क डेंसिटी कह रहा है तो वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसका। ड्राई डेंसिटी का मतलब होता है, ये चलो ये मैं अलग से पढ़ा देता हूं, अभी बस इतना ध्यान रखो। वेट डेंसिटी का मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम हो गया ना वेट। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी, जो कि रो के बराबर है। क्या मैं लिख सकता हूं वेट डेंसिटी जो कि गामा है, उसका एक और फॉर्मूला बनता है, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं यहां से कुछ नई चीजें आपको बताता हूं, उनको जरा ध्यान से सुन के चलना। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर सॉइल की 5 स्टेट है। कौन कौन सी स्टेट है वो? पहली स्टेट आपके पास आती है बल्क स्टेट। तो यहाँ स्टेट ऑफ सॉइल को समझना, बहुत सारी चीजें ना तुम इसी से समझ जाओगे। तो इसको जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मतलब कंटेंट तो सारा है लेकिन इतना सरल से किसी ने नहीं बता रखा, और मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं अपनी नई बुक में भी डाल दूं। स्टेट ऑफ सॉइल, स्टेट ऑफ सॉइल के अंदर पहली स्टेट आती है बल्क। दूसरी स्टेट आपके पास आती है जिसको कहा जाता है सैचुरेटेड स्टेट। तीसरी स्टेट आपके पास आती है जिसको कहा जाता है सबमर्ज स्टेट। चौथा आपके पास जो कंटेंट निकालने के लिए आता है वो होता है ड्राई सॉइल। और पांचवा आपके पास आता है सिर्फ सॉलिड्स, ओनली सॉलिड्स। ये 5 चीजें होती हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आपको चीजें निकालनी है, सब कुछ इनके करस्पॉन्डिंग निकालना है। मैंने कहा बल्क का मतलब तो हो गया नेचुरल। नेचुरल कह लो, नॉर्मल कह लो। जैसे आप लोगों ने जमीन पे मिट्टी खोदी, तो जो मिट्टी आप खोद रहे हो ना नेचुरली, वो बल्क सॉइल है। ठीक है, सैचुरेटेड वो सॉइल हो गई जिसमें पूरा पानी है, फुली फिल्ड विद वाटर, फुल फिल्ड विद वाटर, जिसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है, उसको सैचुरेटेड कहते हैं। सबमर्ज को हिंदी में कहते हैं डूबा हुआ, होता है ना डूबा हुआ, मतलब जिसमें मिट्टी के ऊपर भी पानी है। वाटर लेवल इज हायर देन सॉइल सरफेस। कहने का मतलब समझो, मैंने कहा मान लो आपके पास एक मिट्टी है, और वो मिट्टी कैसी है? वो मिट्टी बिल्कुल इस बॉक्स के शेप की है। ऐसी एक मिट्टी है आपके पास, ये आपकी मिट्टी है। इस मिट्टी में आप लोगों ने पानी डाला, और पानी कुछ इस प्रकार से डाला कि वो पानी अभी यहां तक पहुंच गया। अगर वो पानी टॉप तक पहुंचा, तो टॉप तक पहुंचने में तो सारा मिट्टी पानी से भर गया, सारा मिट्टी पानी से भर गया ना। अभी आप देखो सारा मिट्टी में पानी पानी फैल गया, ब्लू है पानी पानी पानी। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को आप कहोगे सैचुरेटेड स्टेट। इस पर्टिकुलर स्टेट को आप लोग नाम दोगे सैचुरेटेड स्टेट। लेकिन अगर यही पानी अब और ऊपर बढ़ गया, इफ द वाटर लेवल इज जस्ट हायर देन द प्रीवियस वन, और ये बढ़कर मान लीजिए यहां तक हो गया, तो अब की बार आपकी मिट्टी पानी में डूबी हुई है। अब की बार आपकी मिट्टी पानी में डूबी है, देन इट इज सेड टू बी एज द सबमर्ज्ड स्टेट। दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, और चौथा में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें पानी है ही नहीं। वाटर जिसमें एब्सेंट होगा उसको आप लोग क्या नाम देते हो?
ड्राई सॉइल। और जब सॉलिड्स की मैं बात करता हूं तो सॉलिड तो सॉलिड होता है। अब मेरे पास अगली टर्म आती है वेट डेंसिटी, तो पता ही लग गया ना। मेरे पास अगली टर्म आई यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या है? एक ही बात है, वेट डेंसिटी को यूनिट वेट कहते हैं। जो आपके पास वेट डेंसिटी है ना, उसी को यूनिट वेट कहते हैं। मैंने कहा इट इज डिफाइंड एज वेट अपॉन वॉल्यूम। ध्यान से सुनते रहना, बहुत काम की बात बोलूंगा अब मैं। मैंने कहा अगर मैं नेचुरल सॉइल की बात करता हूँ तो नॉर्मल वेट जो आपके पास है वो है नॉर्मल वेट, नेचुरल वेट। तो गामा हो गया। गामा जो है वो गामा बल्क है, गामा जो है वो गामा बल्क है। तो दैट इज सेड टू बी एज द बल्क यूनिट वेट। अगर मैं ये कहता हूं कि वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो सैचुरेटेड अगर वेट आप कंसीडर कर रहे हो तो वो बन जाएगा गामा सैचुरेटेड। इफ आई एम सेइंग दैट, इस तीसरे स्टेप में आपके पास आ रहा है वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सबमर्ज सॉइल का वजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल का वजन, वो बनता है सबमर्ज सॉइल का यूनिट वेट। अब ध्यान से सुनो, राहुल यूसुफ, कैन यू प्लीज रिमूव दिस लाइन? राहुल, कैन यू प्लीज रिमूव दिस लाइन ब्रदर? सॉरी सर, वो गलती से प्लीज आप क्लिक इसको हो गया हटा था। दीजिए, थोड़ा सा ना बच्चों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है। जी क्या नाम है इनका? रेडमी। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी सर, आप जो यूनिट वेट बता रहे हैं, ये यूनिट वेट बल्क सैचुरेटेड सबमर्सिबल का अलग अलग बता रहे हो आप? हाँ हाँ, अलग अलग ही होता है। मैं अभी उसको थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। जी सर। हाँ, मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक सर। जी, आगे आते हैं। आई एम सेइंग दैट, मैंने कहा सबमर्ज यूनिट वेट। राहुल प्लीज आप ये लाइन रिमूव कर दीजिए। सबमर्ज को समझते हैं, सबमर्ज होता क्या है। क्या आपको ये बात पता है, अगर कोई भी चीज पानी के अंदर डूबी हुई है तो पानी के अंदर डूबने से उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। हाँ, उसके वेट में रिडक्शन आता है। तो ये वेट रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर नीचे से बॉयंट फोर्स लगता है, बीएफ लगता है। ऊपर से उसका वजन होता है, नीचे से बॉयंट फोर्स लगता है। तो नेट वेट क्या होता है बॉडी का? वो नेट वेट होता है। नेट वजन में से अगर मैं बॉयंट फोर्स को माइनस करता हूं तो वो नेट वजन आता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स का सिद्धांत है, याद रखना है आपको अभी से। आपकी बॉडी का जो नेट वेट होता है ना, जो बॉडी के ऊपर नेट बॉयंट फोर्स लगता है, वो बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है? हमेशा याद रखेंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जितना भी पानी डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस वाटर का मतलब होता है जैसे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के आने से कितना पानी ऊपर उठा, उसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जो है वो बॉयंट फोर्स के बराबर होता है। और एक बात याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। क्योंकि जितना भी वॉल्यूम का बॉडी नीचे पानी में आया, उतना ही वॉल्यूम तो पानी डिस्प्लेस होगा ना। तो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट। जैसे मैंने कहा गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट क्या होगा? गामा इंटू वॉल्यूम होगा ना। तो यही तो मैंने कहा, गामा इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट। पक्का। तो यहां से आपको क्या समझ आया? ध्यान से सुनेंगे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जनाब, आपकी बॉडी का वजन जो है वो बॉडी का यूनिट वेट इनटू में वॉल्यूम माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम? अरे बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप, एकदम बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर आप लोगों के लिए कि आपका जो सबमर्ज यूनिट वेट होगा वो क्या होगा? मैंने कहा सबमर्ज यूनिट वेट को लिखने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गामा। अभी गामा कैसा है? मिट्टी पूरी भीगी हुई है ना,
मिट्टी पूरी भीगी हुई है ना, आराम से देखिए मिट्टी भीगी है ना पूरी आराम से, आपने कहा हाँ भीगी तो है। तो गामा सबमर्ज आपका बना यहाँ से गामा सैचुरेटेड माइनस में गामा डब्ल्यू, सैचुरेटेड पूरी मिट्टी भीगी हुई थी, उसमें से पानी का वजन माइनस कर दो, पानी का यूनिट वेट उतनी ही वॉल्यूम वाला। मैंने कहा हाँ हुआ तो है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, और मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पर कि अगर मुझको वेट निकालना है, या गामा पे रहने दो ना, गामा ही तो निकालना है आपको, गामा सबमर्ज को मैंने ऐसे लिख दिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। या आप इसको ऐसा लिखना चाहो वेट की भाषा में, तो वेट की भाषा में लिख लो गामा सबमर्ज क्या होगा, वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम माइनस वेट ऑफ द वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, एक ही बात है। इसके बाद मेरे पास आती है ड्राई सॉइल, गामा ड्राई। अच्छा एक बात याद रखेंगे, ड्राई में तो पानी है नहीं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल? मुझे नहीं लगता कोई दुविधा है, लेकिन अगले वाले में आपको समझने की जरूरत होगी, सॉलिड्स। एक बात याद रखना, आपकी सॉइल में आपके सॉलिड्स का वजन तो बराबर होगा ड्राई सॉइल के, क्योंकि हवा का कोई वजन नहीं होता, हवा का कोई वजन नहीं लेते मिट्टी में, लेकिन आपकी वॉल्यूम दी जाती है। आपकी सॉइल में अगर मैं सॉलिड्स की वॉल्यूम देखूं तो कम होती है। हाँ भाई, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स वॉल्यूम ऑफ द सॉइल से कम होगा, लेकिन वेट ऑफ द सॉलिड वेट ऑफ द ड्राई सॉइल के बराबर होगा? ना समझ आए तो मेरे को पूछना जरूर से आपको। क्या मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड? हाँ सिर्फ सॉलिड। अब सॉलिड का वॉल्यूम तो कम है ना, सॉलिड का वॉल्यूम तो कम है, वॉल्यूम अगर कम है तो मैं लिख सकता हूं कि गामा सॉलिड ज्यादा होगा। तो नोट करके एक बात याद रखेंगे कैसे कैसे ये सारा चलता है। सबसे ज्यादा अगर मेरे पास एक ही तरह की मिट्टी है और एक ही तरह की मिट्टी में जी कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेस करा है आपने, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। हेलो जी सर, ये फिर से बताइए, स्टेट्स ऑफ सॉइल आपने जो पढ़ाया है ये कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। पूरा स्टेट? जी सर, स्टेट्स ऑफ सॉइल आपने जो पढ़ाया है उसमें जो आपने बोला था बयान फोर्स के बाद जो आपने पढ़ाया था वो समझ नहीं आया। मतलब आपको ये चीज समझ नहीं आई ना सबमर्ज वाली? यस सर। अब बाकी तो आ गया ना? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, अभी करते हैं। बात आती है यहां पर कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी कोई मिट्टी जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई है। अगर मिट्टी पानी के अंदर डूबी हुई है तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी के सारे अंदर पानी ही पानी है। तो मिट्टी का यूनिट वेट कौन सी कंडीशन में हुआ? सैचुरेटेड कंडीशन में हुआ, है ना? सब जब सारे में पानी है तो सैचुरेटेड हुआ। लेकिन जब कोई भी चीज पानी में डूबती है तो उसके डूबने से आप लोगों का पानी का एक इफेक्ट आपकी मिट्टी पर आएगा। तो आपको पता है, जैसे आप अपने हाथ को भी पानी में डालिए तो आपको अपना हाथ हल्का लगता है। क्यों? क्योंकि पानी आपके हाथ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं बॉयंट फोर्स। उसी फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, मैंने कहा आपकी बॉडी पर नेट वेट तो नीचे लग रहा है, लेकिन जो पानी आपकी, जैसे मैंने आपको कहा कि यार आपने अपना हाथ पानी के अंदर डाला, आपके हाथ की वॉल्यूम के जितना पानी ऊपर आ जाता है ना, पक्का आता है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो मैंने ये कहा कि आपका ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका ये पानी है, अगर आप इसमें कोई बॉक्स डालते हैं
अगर इस बॉक्स का वॉल्यूम V है तो उतनी ही वॉल्यूम का पानी आपका ऊपर आ जाता है, यानी ये जो आपका पानी ऊपर आया ये भी V वॉल्यूम का ही पानी ऊपर आएगा। इस पानी को हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर, इस पानी को हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। और जो इस पानी का वजन होगा ना, जो इस पानी का वजन होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वो ही एक्चुअली में आप लोगों का बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब ये बक्सा पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसको अपने अंदर आने से रोकेंगे। भाई बाहर के लोगों को अपनी सोसाइटी में आने से तो रोका जाता है ना, और कौन रोकेगा? जितनी जगह में ये बक्सा जाने की कोशिश करेगा, यानी जितनी वॉल्यूम इस बक्से की है उतनी ही वॉल्यूम का पानी इसको रोकने की कोशिश करेगा, आपने कहा करेगा। और अगर उतनी ही वॉल्यूम का पानी इसको रोकने की कोशिश करेगा तो मैं कह सकता हूं कि वो जो रोकने की कोशिश हो रही है वही तो बॉयंट फोर्स है, और वॉल्यूम तो सेम है, जितनी बक्से की वॉल्यूम थी उतनी ही वॉल्यूम है। तो जो इसका वजन है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके वजन को बॉयंट फोर्स बोला। बॉडी का नया वजन, जो पहले से वजन लग रहा था वो नीचे लग रहा था सैचुरेटेड, लेकिन उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे से एक वजन लग रहा है, उसको मैंने कहा बॉयंट फोर्स। तो अगर सैचुरेटेड वेट में से बॉयंट फोर्स को माइनस करता हूं तो क्या मेरे पास सबमर्ज वेट आ जाएगा? अब मुझे बताएंगे प्लीज, आपको समझ आया क्या? यस सर। पक्का? आदिल हुसैन, क्या आपको समझ आया ब्रदर? चलो कोई बात, अभी ये चीज हो गया। अभी मैं दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, यहां भी करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा गामा सबमर्ज, ये हो जाएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। समझ में आ गया? अभी ये चीज था, तो मैंने यहां पर एक चीज आपको लिखवाना था कि सबसे, अगर आपके पास एक मिट्टी है और आप उसी मिट्टी की 5 कंडीशन बनाते हो, सॉलिड, ड्राई, सबमर्ज, सैचुरेटेड और नॉर्मल, सबसे ज्यादा यूनिट वेट होगा सॉलिड्स का उसी मिट्टी में, उतनी ही वॉल्यूम में। उसके बाद होगा आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे प्लीज। उसके बाद आप लोगों का होगा नेचुरल, जो कि बल्क है, नेचुरल सॉइल, मैंने बताया ना जैसे मिट्टी नॉर्मली खोदते हैं जो। उसके बाद आप लोगों का होगा गामा ड्राई, और उसके बाद होगा सबमर्ज। इस तरीके से आप लोगों का यूनिट वेट वेरी करता है। तो याद करने के लिए मैंने कैसे याद करा इसको? मैंने याद कर रखा है एस सेट गामा डी सब, बस मैंने ऐसे याद कर रखा है। एस, मेरी ट्रिक्स कोई खास नहीं होती, बस याद हो जाती है। गामा डी सब मैंने ऐसे याद कर रखा है इसको। एस का मतलब सॉलिड सैचुरेटेड, गामा मतलब नॉर्मल, डी का मतलब ड्राई और सब का मतलब सबमर्ज। एस सेट गामा डी सब। उसके बाद मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक चीज और याद रखना कि जो आपका सैचुरेटेड होता है वो लगभग आपके सबमर्ज के डबल के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। चले, अब मेरे को कृपया करके सभी अपना माइक ऑन करके, मतलब 2-3 बच्चे माइक ऑन करके ये बता सकते हैं क्या अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ आ रहा है आपको अच्छे से? उस्मान इकबाल, ये जो आप लेक्चर्स अभी दे रहे हो तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हमें कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि कुछ चीजें मैं नोट नहीं कर रहा हूँ इसको साथ साथ। इट्स ओके ब्रदर, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में तो कॉग्निटिव एकेडमी आपको बता देगा कहाँ मिलेगा, और जी सर। पीडीएफ जो है मैं कॉग्निटिव एकेडमी को दे दूंगा। ये जो मैं लिख जी रहा हूँ सर। ना एज इट इज, बिल्कुल पीडीएफ, हाँ हाँ, वो वहां जो से आपके आप पास, ना वो बता देंगे।
हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। हैंडमेड पीडीएफ भी तो मिलेगी ना जो आप अभी लिखवा रहे हो ये? हाँ हाँ बिल्कुल एज इट इज का ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना जो स्क्रीन पे, जी। ये भी पीडीएफ में स्टोर हो जाएगा ना। और जो आपके पास प्रिंटेड पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी? प्रिंटेड कौन सी कह रहे हैं? जो आप साथ साथ खोल रहे हो वन लाइनर? ये हाँ हाँ इसी में ही है, ये सारा हाँ हाँ इसी में है, इसी में ही है पूरा। हाँ, ठीक है, शुक्रिया सर। जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो एज इट इज पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अभी ये मतलब आप मेरे को बता दीजिए कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर है ना? जी सर। जी सर, जी सर। चलो बहुत बढ़िया। सर। अभी यस ना सर। 15 मिनट का हमको बिल्कुल। गैप लेना यस है। सर। 15 मिनट का हमको गैप लेना है और हमारी क्लास अब 9:30 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है। यस सर। अगर सर if you are available please give the information regarding how to join the next class. हेलो जी सर। जी सर आप प्लीज बता दीजिए कि 9:30 बजे जो क्लास होगी वो लिंक कहाँ और कैसे ज्वाइन करना है, इसी से हो जाएगा? अब ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, अब ये वो 40 मिनट के बाद नहीं होगा। नहीं मेरा कहने का मतलब अभी वो 15 मिनट का गैप है ना, हाँ, तो हम वो लिंक करेंगे ना, नया मैं नया लिंक सेंड करूंगा ग्रुप में। अच्छा नया लिंक से आएगा। ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके सर। मुझ पर ना ब्रेक